वेलकम टू द चैनल। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th में अकाउंटिंग की जर्नी। हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, हम उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अपना फर्स्ट। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि बेसिकली हमारी जो ये बुक है उसमें शुरू में थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं। तो इन थ्योरी के चैप्टर्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इन पार्ट्स में मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। मेरा फंडामेंटल पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं आपको शुरू में कुछ भी ज़्यादा डीप में बताने वाली नहीं हूँ। ज़्यादा डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझो, क्योंकि यहाँ जो हम लोग हैं वो इनिशियल स्टेज पर हैं। तो यहाँ हमको बारीकियाँ समझनी है। सबसे पहले अपना बेस को बिल्डअप करना है और जब हमारा बेस बिल्डअप हो जाएगा तो हम अपने अकाउंटिंग के कोर्स में डीप में भी जाएंगे। और अगर हम अब से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो यहाँ मैं डीप में नहीं जाकर आपको सिंपल वर्ड्स में सारी चीज़ों को समझाऊंगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। मतलब ये मेरा पहला पार्ट है इस वीडियो का। इसके बाद में आपको और ऐसे ही पार्ट दूंगी और अपने अकाउंट सब्जेक्ट में थ्योरी के चैप्टर्स को हम करेंगे कंप्लीट। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जहां सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिकली हमारे सब्जेक्ट का भी यही नाम है, अकाउंटिंग। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिसने अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में ये वर्ड्स जरूर कहते हुए सुना ही होगा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिलेटेड है हमारे बिजनेस से। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में हमारे पास बिजनेस स्टडी है, हमारे पास अकाउंटिंग है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है। रिलेटेड है कि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस से। हम यहाँ जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग होती है एक बिजनेस की। सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ, एक बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। अब अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग होता है जब कोई भी बिजनेस अपने हर दिन के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। कोई बिजनेस, मान लो मेरी एक शॉप है। अब मेरी शॉप में मैं क्या सामान खरीद रही हूँ, क्या बेच रही हूँ, किसको मैंने कितना पैसा दिया, किससे मैंने कितना पैसा लिया, इन सारी चीज़ों को जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है, यहाँ से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, हम जब एक कंपनी, एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, जब हम बात करते हैं किसी की फर्म या किसी की अच्छी बड़ी शॉप, जब यहाँ बात करते हैं हम, तो यहाँ जो अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है। रिकॉर्डिंग से आगे भी बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग में की जाती हैं। और जो सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको एक और अच्छा स्पेशल वर्ड दिया जाता है जिसको कहा जाता है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग में ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो अभी सिर्फ अकाउंटिंग समझो। अकाउंटिंग मतलब मोटा मोटा समझो, अकाउंटिंग मतलब लेन देन को रिकॉर्ड करना, लेन देन को रिकॉर्ड करना। अब समझो, डेफिनेशन से समझाती हूँ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये, सही है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो बात को? अकाउंटिंग मोटा मोटी मैंने बता दिया, रिकॉर्ड करना लेन देन को, किसके? बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना। लेकिन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां हम रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के बाद भी बहुत सारी चीजें उसमें की जाती हैं। और सबसे पहले ये समझो, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस जो अकाउंटिंग करता है वो पूरे 1 साल की होता है। कितने? 1 साल की। 1 साल की अकाउंटिंग होती है। अब ये जो 1 साल, हर साल अकाउंटिंग करता है वो, तो हर 1 साल में जो अकाउंटिंग होती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। समझ रहे हैं? देखो, कोई भी बिजनेस है वो हर साल की अकाउंटिंग करता है।
मतलब हर एक साल में अकाउंटिंग करता है वो। इस साल की अकाउंटिंग होगी, फिर अगले साल की अकाउंटिंग, फिर उससे अगले साल की अकाउंटिंग, मतलब समझ रहे हैं। तो ये जो एक साल की अकाउंटिंग वो करता है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर। अब वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। समझ गए? चलो इसे रफ करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे साल में जो हमने लेन देन किया बिजनेस में, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। ये आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग अभी बताती हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी। रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको क्लासिफाई करूंगी, क्लासिफाई कर लिया, फिर समराइजिंग करूंगी, समराइजिंग हो गया, फिर इंटरप्रेटिंग करूंगी, इंटरप्रेटिंग हो गया, और फिर कम्युनिकेट करूंगी, कम्युनिकेट हो गया। तो ये 4-5 स्टेप, जितने भी ये स्टेप्स हैं, ये जितने स्टेप्स हैं, जब ये पूरे सब कंप्लीट होते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग नहीं होता है। तो इन सारे स्टेप को जब लेकर हम चलते हैं तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं। और मोटा मोटा अगर हम समझे तो अकाउंटिंग में क्या है, बिजनेस का लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसों से रिलेटेड चीज है, पैसों से रिलेटेड। ऐसा नहीं है बदले में मैंने कुछ दे दिया, भाई तूने मुझे 1 किलो चीनी दी, बदले में मैंने तुझे बिस्किट्स दे दिए, इस चीज का नहीं, ये नहीं। सिर्फ वो चीजें जो हम पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, सिर्फ बिजनेस में हम वही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, लेकिन इसे अच्छे तरीके से समझाऊंगी प्रोसेस में। अभी तो फिलहाल के लिए डेफिनेशन देख लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं पूरे 11th के कोर्स में जब हम चलेंगे, तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं, इनका यूज पूरे 11th, 12th और 12th के आगे भी अगर आप ऐसे ही फील्ड में जाते हैं तो यहाँ इन शब्दों का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो समझते हैं सबसे पहले एक एक वर्ड्स को अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में क्यों आ जाए, ताकि हम आगे के चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझ सकें, कोई भी परेशानी ना हो कि ये वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब इसमें सबसे पहले शब्द आता है कि अकाउंट क्या है। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंट क्या है। अब देखो अकाउंट होता है ऐसा, यहाँ बना रही हूँ, ये देखें, यहाँ आता है डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा सही से बनाओ, अच्छे से समझ में आना चाहिए। लिखना चाहो तो लिख लेना, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उसमें रिकॉर्ड करते जाओ, बढ़िया तरीके से बनाते हैं पूरा फुल। यहाँ से देख लो, अब देखो ये है डेट आता है, यहाँ क्या आता है, डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये होती है डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। मान लो ये है मेरा कैश अकाउंट, मान लो ये क्या है, मेरा कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट। तो ये जो है, ये जो फॉर्मेट हमारा बनता है, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ट्रांजैक्शन की, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगी। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इसी को, इस फॉर्मेट को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट। क्या कहते हैं इस फॉर्मेट को हम, अकाउंट, जहां मैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगी। समझ रहे हो? इसी तरीके से काफी सारे अकाउंट बनते हैं, कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, किसी डेटर का अकाउंट हो गया, किसी क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। डेटर या क्रेडिटर समझ में नहीं आ रहा है, पता है, अभी आगे बताऊंगी। चलो ये होगा अकाउंट, होता है ये, समझ गए, अकाउंट होता है ये। अब रफ करते हैं, अब बढ़ते हैं दूसरी टर्म की तरफ। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, मान लो
मैं एक बिजनेस चालू करना चाहती हूँ कपड़ों का। अब उस कपड़ों के बिजनेस को मैंने चालू करने के लिए अपने बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए लगाए। तो ये जो 10 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस पे लगाए हैं वो क्या है, मेरी बिजनेस की कैपिटल। क्या है मेरी बिजनेस की कैपिटल। तो इस कैपिटल क्या होता है, जो हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। मैंने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए तो वो 10 लाख रुपए क्या है, मेरी कैपिटल। क्या है, मेरी कैपिटल। आ गई समझ में। अब बढ़ते हैं तीसरे टर्म की तरफ, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है। मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, सही है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब एक दिन मुझे जरूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए की, सही है। मान लो कि 1 लाख रुपए से मुझे घर का कोई काम था, घर के काम के लिए मुझे 1 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में से निकाल लिए। अपने बिजनेस में से मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए घर के काम के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए। तो उस 1 लाख रुपए को मैं रिकॉर्ड करूंगी अपने अकाउंट में, और किसके नाम से, ड्राइंग के नाम से। किसके नाम से, ड्राइंग के नाम से। समझ रहे हो। जब हम अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। क्या कहते हैं उसको, ड्राइंग। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं कि लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज होती है हमारा, समझो लायबिलिटीज मतलब कि हमको किसी को पैसा देना है, जो कर्जा होता है, कर्जा समझ लो, है ना। मान लो लायबिलिटी, जैसे कि मैंने उधार सामान किसी से लिया है तो मुझे उसे पैसे देने हैं, सही है। मान लो मेरे कपड़े का, जैसे कि पहले ही एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मैंने कपड़ों का अगर बिजनेस खोला है तो मैंने उधार में कपड़े लिए हैं, सही है। तो उधार में जब मैंने कपड़े लिए हैं तो उसको पे करना है लेकिन करना नहीं करना है, तो वो क्या है, मेरी लायबिलिटी। अब मानो मैंने बैंक से पैसा उठाया है, 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए हैं, तो वो भी क्या है, मेरी लायबिलिटी, पे करनी है वो मुझे। मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है कुछ पैसा, तो वो भी क्या है, मेरी लायबिलिटी। मतलब जब हम उधार कहीं से लेते हैं, किसी से उधार हम जब लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, लायबिलिटीज। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं लायबिलिटीज। किसी से उधार लेना, जब हम उसको पे करना है नहीं वापस करना है तो। अब बात करते हैं गुड्स, GOODS। गुड्स क्या होता है। गुड्स बेसिकली उन चीज को गुड्स कहते हैं जो हम, मतलब उस सामान को गुड्स कहते हैं जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। मेरी कपड़ों का बिजनेस है तो वो कपड़े जो मैं खरीद रही हूँ, मान लो रेडीमेड कपड़ों का मेरा बिजनेस है, तो वो जो कपड़े मैं खरीद के लाई हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स। क्या है मेरे लिए वो, गुड्स, क्योंकि मैं उन्हें फर्दर बेचूंगी, सही है, और बेच के पैसा कमाऊंगी, तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स। तो ये क्या होता है, गुड्स। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर्स, अब समझो कि मैंने बिजनेस खोला था कपड़ों का, सही है, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं आराम से। कपड़ों का बिजनेस खोला था, 10 लाख रुपए लगाए थे मुझे। अब मुझे 5 लाख रुपए की और जरूरत है। अब वो 5 लाख रुपए, मैंने जब 5 लाख रुपए मुझे चाहिए तो इसके लिए मैंने शेयर इशू कर दिए। सुना है ये शब्द कहीं, शेयर मार्केट सुनी है कभी, सुनी होगी भाई, अच्छे खासे मेच्योर बच्चे हो। अगर नहीं सुनी है तो गूगल पर जाओ, सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, सही है। चलो अभी मैं मोटा मोटा बताती हूँ। तो मैंने शेयर इशू कर दिए, मैंने 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए। तो जिन लोगों ने पब्लिक में मैंने जो शेयर इशू किए हैं, जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया है, तो वो क्या है, मेरे शेयर होल्डर्स। क्या है मेरे, वो शेयर होल्डर्स। मोटा मोटा समझा दिया मैंने, अच्छे से समझाएंगे 12th क्लास में, इसका बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको बढ़िया से तरीके से समझाएंगे। तो वैसे समझो कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। मतलब 5 लाख की मुझे जरूरत है, सही है। तो मैंने अपनी कंपनी के शेयर, मेरी कंपनी है या मेरी फर्म है, जो भी है, कपड़ों की मेरी बिजनेस है, तो मैंने शेयर इशू कर दिए। तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने पब्लिक से लिए हैं, 5 लाख रुपए मैंने किससे लिए हैं, ये पब्लिक से। पब्लिक को ही तो शेयर इशू होते हैं। तो ये जो पब्लिक से मैंने लिए हैं, तो ये पब्लिक ही क्या है, शेयर होल्डर। क्या है ये, शेयर होल्डर, सही है। शेयर होल्डर जिनका पैसा होता है, जो हमें पैसा देते हैं, जब हम जिन्हें इशू करते हैं शेयर, और जो लोग हमको पैसा देते हैं, जो पब्लिक हमको पैसा देती है, उसी को हम कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। चलो अब बात करते हैं
एसेट्स का हिंदी में मतलब समझे तो संपत्ति। लिख लो क्या है, अबे यार, संपत्ति, संपत्ति, ये लिख दिया। एसेट्स मतलब संपत्ति। संपत्ति मतलब जैसे कि मानो मैंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब मेरा जो ये एक बिजनेस है उसमें मैंने 10 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए। 10 लाख रुपए तो बिजनेस में ही लगाए थे पूरे, समझो। 5 लाख के कपड़े खरीद लिए, 2 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, सही है। 2 लाख की वो बिल्डिंग थी जहां मेरा शोरूम है कपड़ों का, सही है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहती हैं, मेरी संपत्ति मतलब एसेट्स। संपत्ति मतलब एसेट्स। एसेट्स मतलब मेरे बिजनेस में जितने भी चीजें हैं वो क्या है, मेरा एसेट्स। बिल्डिंग इसमें आ जाता है, सही है। मेरे गुड्स इसमें आ जाते हैं, और अगर मेरे पास रॉ मटेरियल वो मेरे एसेट्स में आ जाता है। अब डेटर्स मेरे एसेट्स में आ जाते हैं। डेटर्स अभी बताऊंगी। तो एसेट्स मतलब मेरी संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी है मेरे पास, मेरे बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं वो क्या है, मेरा एसेट्स। अब समझते हैं रिसिप्ट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स मानो मेरे दुकान पर कोई आया, किसी ने मेरे से सामान उधार लिया, उधार लेके चला गया, और फिर 1 महीने बाद उसने मुझे पैसा दिया। तो जो मेरे पास पैसा आया, पैसा जो मेरे पास आया उसको मैं क्या कहूंगी, रिसिप्ट्स। पैसे को क्या कहूंगी मैं, रिसिप्ट्स, जो मेरे पास आया, सही है। तो ये क्या होता है, रिसिप्ट्स, जो पैसा आता है। अब देखते हैं कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो एक्सपेंडिचर होता है हमारा खर्चा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा खर्चा। जैसे मानो कि मैंने एक जमीन खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी, मैंने बिल्डिंग मानो 10 लाख रुपए की मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। तो ये जो 10 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग में लगाए हैं वो क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर। क्या है मेरा एक्सपेंडिचर, 10 लाख रुपए लगा दिए मैंने। अब मानो मैंने 5 लाख रुपए के, अब 5 लाख रुपए का अपने बिजनेस में गुड्स खरीद लिए, सही है। तो ये 5 लाख रुपए के जो मैंने गुड्स खरीदे वो क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर। क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है, ये खर्चा। अब बात करते हैं परचेस। परचेसेस मतलब खरीदना। परचेसेस मतलब खरीदना। अब परचेस रिटर्न मतलब जो खरीदा था उसको वापस कर दिया। मानो मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरा कपड़ों का बिजनेस चल रहा है ना, मैंने रेडीमेड टी शर्ट खरीदी थी कुछ, और उसमें कुछ टी शर्ट बिल्कुल बेकार थी, सही नहीं थी, तो मैंने उनको क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो परचेस किया था उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो वो क्या हो गया, मेरा परचेस रिटर्न। अब इसी को मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकती हूँ। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर से खरीदा था और बाहर वापस कर दिया, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब सेल्स, सेल्स मतलब बेचना। भाई जो सामान मैं खरीद कर लाई हूँ बिजनेस में उसको क्या करूंगी, मैं सेल करूंगी, बेचूंगी। और सेल्स रिटर्न मतलब मैंने अपने किसी कस्टमर को सामान बेचा था, कुछ सामान उसको अच्छा नहीं लगा, खराब लगा, तो उसने मेरे को वापस कर दिया। तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, मतलब बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। या फिर इसको रिटर्न इनवर्ड, मतलब मेरे पास वापस आ गया इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अब समझते हैं बैड डेट। बैड डेट क्या होता है। मैंने 5,000 का सामान किसी को उधार दिया था, उधार दिया था 1 महीने के लिए, और वो मुझे नहीं मिला 2 महीने बाद भी, मतलब मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया। जिसे मैंने उधार दिया था 5,000 का, वो पैसे लेके मेरा क्या हो गया, भाग गया। तो ये जो पैसा मेरा डूब गया, तो डूबने वाले पैसों को क्या कहते हैं हम, बैड डेट। क्या कहते हैं हम, बैड डेट। मैंने उधार दिया, वो मेरे पैसे लेके हो गया फरार, सही है। तो क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। मेरा जो नुकसान हुआ उसको क्या कहूंगी मैं, बैड डेट, जो पैसा मेरा डूब गया। अब होता है इनकम। अब इनकम क्या होता है, इनकम मतलब प्रॉफिट। इनकम मतलब प्रॉफिट। अब इनकम क्या होता है, जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस, खर्चे माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल कर आता है, इनकम। क्या आता है हमारा निकल कर, इनकम, सही है, ध्यान रखो। जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा, इनकम। अब ये रिवेन्यू और एक्सपेंसेस बताती हूँ, देखो
मान लो मैंने 5,000 का सामान बनाया, मानो मैंने 5,000 की आइसक्रीम बनाई, अब वो 5,000 की आइसक्रीम मेरी 7,000 में बिक गई। मतलब खर्चा कितना किया मैंने? 5,000 का। आइसक्रीम बनाने में कितना खर्चा किया मैंने? 5,000 का। और उससे रिवेन्यू कितना मिला मुझे? जब मैंने बेची ये 5,000 का सामान, जब मैंने बेचा 5,000 की आइसक्रीम जब मैंने बेची, तो मुझे कितने में बिकी ये 5,000 की आइसक्रीम? 7,000 में। कितने में बिकी? 7,000 में। तो जब मैंने रिवेन्यू, जब ये 7,000 में से मैंने 5,000 माइनस करे, तो मेरी क्या आ गई? इनकम। क्या आ गई? इनकम, जो क्या है? 2,000। और इसको मैं प्रॉफिट भी कह सकती हूँ। सही है। रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आ गई मेरी इनकम। एक्सपेंसेस मतलब कि जो मैंने गुड्स बनाया है उसमें मैंने कितना रॉ मटेरियल कितना खर्चा किया है, वो होता है एक्सपेंसेस। और रिवेन्यू मतलब उसको जब मैंने, जो मान लो मैंने आइसक्रीम 5,000 की बनाई और वो 5,000 की आइसक्रीम मेरी 7,000 में बिक गई, तो जो 7,000 में बिकी तो उसको रिवेन्यू कहूंगी मैं। क्या कहूंगी उसको? रिवेन्यू। और जब मैं रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगी तो मेरी आ जाएगी इनकम या फिर प्रॉफिट। समझ गए? अब 2-3 चीजें और रह गई हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब ये है ये कि क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, डेटर। अब क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार लेते हैं। और डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार देते हैं। समझ रहे? क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हम उधार लेते हैं, डेटर्स मतलब जिन्हें हम उधार देते हैं। समझ गए? ये मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे 11th क्लास के पूरे कोर्स में यूज की जाएंगी, इनको अच्छे से देखो, ध्यान से पढ़ो। मेरी वीडियो को दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा चलाओ और ध्यान से समझो कि मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताया है। डीप पे बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, छोटे छोटे अच्छे एग्जाम्पल से बताया है ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए। डीप में जाने से फायदा नहीं है, आगे हम कोर्स में बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पता है कि ये वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, लेकिन इससे अगले पार्ट में, अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस समझाऊंगी और उसमें इन सभी शब्दों का मतलब आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करो भाई, मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, अच्छा लगता है अगर सब्सक्राइब करते हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।